हाँ मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम वसुंधरा नरेंद्र पासी है। मैं चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला की शिक्षिका हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके पहले आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्ट पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरीके से हमने अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से जुड़े संस्थानों में किस तरीके से विकास किया है। प्रक्षेपणास्त्र विकास में जैसे कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था। मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों का सफल परीक्षण कराया गया था उनके कार्यकाल के अंतराल। और साथ ही साथ उन्होंने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें बनाई। और इसी के साथ उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिस वजह से उनको मिसाइल मैन का दर्जा दिया गया। इस तरीके से आपने पहले पढ़ा था कि अग्नि, आकाश, नाग प्रक्षेपण, इस किस तरीके से उसमें विकास किया गया था। ये सारी जो प्रक्षेपणास्त्र है वो किस तरीके से बनाया गया था। जैसे अभी पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली या वार करने वाला प्रक्षेपणास्त्र था। आकाश जमीन से आकाश में आक्रमण करने वाला प्रक्षेपणास्त्र था। नाग शत्रु के पैटर्न टैंक नष्ट करने वाला प्रक्षेपणास्त्र है। तो इस तरीके से बहुत सारा विकास हमने देखा कि पहले किस तरीके से जो बैलिस्टिक मिसाइल होती थी, जो पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र मिसाइल होती थी, वो किस तरीके से पहले 150 से 300 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य को पार करने में सफल हुआ था। फिर धीरे धीरे इसकी सफलता बढ़ती गई और जिस तरीके से विकास होता गया उस तरीके से उसका लक्ष्य, प्रक्षेपणास्त्र का लक्ष्य 700 किलोमीटर तक भी बढ़ते हुए हमने देखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से, अब ये तो हमने देखा प्रक्षेपणास्त्र विकास किस तरीके से हुआ। अब हम देखेंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान में कौन कौन से विकास हुए और साथ ही साथ हम इसरो के बारे में पढ़ेंगे और टेलेक्स सेवा, आईएसडी, मोबाइल, इंडियन ऑयल, रेल प्रौद्योगिकी में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई, किस तरीके से विकास हुआ, वो भी हम पढ़ेंगे। एक मिनट बच्चों। हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाते ही है। इस तरीके से अगर हम लोग मेडिसिन हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, स्कूल, कॉलेज या खाना ऑर्डर करना हो गया, कैमरे हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी ही है। तो अब इसकी शुरुआत किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया, उस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है। अंतरिक्ष अनुसंधान बच्चों, ये एक ऐसा अनुसंधान है जिसकी शुरुआत तुम्बा, मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के पास स्थित मछुआरों का एक गांव है। तो ये जो तुम्बा है, ये एक गांव का नाम है जो कि कहाँ पर है, केरल में। और ये खासकर ऐसा गांव था जहाँ की पूरे मछुआरों की ही बस्ती थी। और तुम्बा ये गांव, ये छोटा सा ही गांव है, परंतु इसकी चर्चा तब होने लग गई जब 1962 में तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई वहां पर। पहले तो जो मछुआरे थे वहां के रहवासी, पहले उनको एक सुरक्षित जगहों पर भेजा गया ताकि वो अपना जीवन यापन वहां पर कर सके और वहां पर ही अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को बनाया गया। और इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी बड़ा योगदान था, क्योंकि इसमें रॉकेट इंजीनियर के दल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कार्य किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसरो द्वारा ही बहुत सारे उपग्रह बनाए गए। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रोहिणी, बच्चों यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा तुम्हें, ये जो रोहिणी है इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में, जो कि
अग्नि रॉकेट के रूप में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद के सोपान अर्थात 1975 में सोवियत यूनियन रूस की मदद से आर्यभट्ट का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया गया था। ये जो आर्यभट्ट है ये भारतीय उपग्रह का सबसे पहला उपग्रह था जो कि सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया गया था रूस की मदद से। तो इस सफलता से यह सिद्ध हो गया कि अंतरिक्ष में छोड़े जा सकने वाले उपग्रह की संरचना एवं निर्मित देश में हो सकती है। मतलब भारत भी बहुत सारे उपग्रह को बना सकता है, उसे प्रक्षेपण कर सकता है, आकाश में भेज सकता है। और भारतीय विशेषज्ञों को भूकेंद्र से उपग्रह की ओर संदेश भेजना, उपग्रह की ओर से आए संदेश को भूकेंद्र पर ग्रहण करना, प्राप्त करना, इस तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए उपग्रह की कार्यशैली का मूल्यांकन करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी अवगत हो सकती है, ऐसा आत्मविश्वास हो गया। तो भारतीय जो भी अंतरिक्ष भारतीयों ने को भी यह विश्वास हो गया कि हम भी कुछ कार्य इस क्षेत्र में कर सकते हैं। इसी आत्मविश्वास को बढ़ाकर उन्होंने इसरो का निर्माण किया, जो कि था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था का स्थापना किया गया और इस संस्था की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। इसका जो इसरो का कार्यालय है ये बेंगलुरु में है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये इसरो का कार्यालय है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसरो है क्या। तो सबसे पहले हम जान ले कि ये एक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बैंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है। इसरो का गठन 1969 में किया गया था। इसको बनाया 1969 में था। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत थे। तो ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही बड़ा संगठन था। संगठन जब बनाया गया था तब का, तो इसमें शुरुआती तौर पर 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक इस कार्य को अंजाम दिया। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना था। मतलब जो भी अंतरिक्ष संबंधी, मतलब जो भी प्रक्षेपणास्त्र से जुड़ी हुई बातें होंगी, तकनीकी होगी, टेक्निक होगी, इसको उपलब्ध करवाना ये संस्थान का मुख्य कार्य है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोशन यानों, परिज्ञापी रॉकेट और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। मतलब इसमें जो जमीन के अंदर भी जो भी हमें जानकारी हासिल करना, मुख्य तौर पर ये इस पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि हम वहां पर लोग ज्यादा जा नहीं सकते। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिना गए वहां पर जानकारी वहां की इकट्ठा कर सकते हैं। इस संगठन को खड़ा करने के का उद्देश्य ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और दोहन करना था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसरो की शुरुआत क्यों की गई थी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय विकास में तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना, ये दोनों कार्य इस संगठन के माध्यम से पूरा करने का विश्वास किया गया। फिर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए कौन कौन से उपग्रह है इसरो की मदद से, और उसके पहले भी। तो हम देख सकते हैं कि उनके क्या क्या कार्य है, उपग्रह कब छोड़े गए, और उनसे जुड़ी हुई जानकारी हम इस पार्ट में हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि आर्यभट्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि आर्यभट्ट ये भारतीयों का सबसे पहला उपग्रह जो प्रक्षेपण किया गया था, भेजा गया था। तो यहाँ पर 1975 हम यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं आर्यभट्ट का। तो ये जो है आर्यभट्ट, ये जो सैटेलाइट है, इसको रूस की सहायता से भेजा गया था और साथ ही यह भारत का प्रथम उपग्रह माना गया। इससे विश्वास हुआ कि उपग्रह का निर्माण और संरचना भारत में भी हो सकती है। तो ये पहला उपग्रह जब भारत ने छोड़ा तब भारत में सभी को विश्वास हो गया कि भारत भी इस क्षेत्र में कार्यरत हो सकता है। फिर दूसरा भास्कर 1 1979, इसका उद्देश्य था कि
यह भारत पृथ्वी की सतह से विविध बातों की का निरीक्षण दूर संवेदी तकनीक द्वारा साध्य हो, इसके लिए यह भास्कर 1 छोड़ा गया। इसके लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया भास्कर 1 प्रायोगिक उपग्रह भारत से ने सोवियत यूनियन से भेजा। तो यहाँ पर सोवियत यूनियन रूस की मदद से ही इस उपग्रह को भी प्रक्षेपण किया गया था, भेजा गया था। अब इसके कार्य हम देखेंगे तो देश के जल संग्रह, खनिज संग्रह, जलवायु, इनका अनुमान लेकर देश के विकास के लिए दूर संवेदी तकनीक विज्ञान उपयोगी सिद्ध होने वाला था। इस तकनीकी की सहायता से भूगर्भ संबंधी, पर्यावरण संबंधी, वन संबंधी खींचे गए छायाचित्र महत्वपूर्ण थे। तब हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह का निरीक्षण किस तरीके से हमें करना है, क्या 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 जरूरी चीजें हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन से खनिज है, जमीन के अंदर कौन कौन से खनिज हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसका भी निरीक्षण हम इस उपग्रह की मदद से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जमीन के अंदर तथा पर्यावरण से जुड़ी हुई जो भी छायाचित्र है, फोटोज है, हम इसके द्वारा खींच सकते हैं। फिर दूसरा है भास्कर 2। भास्कर 2 की शुरुआत 1981 में की गई थी। इसे भी सोवियत यूनियन की सहायता से प्रक्षेपण किया गया था, भेजा गया था। फिर तीसरा है एप्पल। एप्पल ये भारत द्वारा भेजा गया था। पहले तो हम दूसरे देशों की मदद से भेजते थे, तो ये जो एप्पल है ये पूरे भारत में ही बनाया गया, भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह बना, जो कि 1981 में इसे फ्रेंच गियाना से भेजा गया था। और इसका क्या कार्य था कि आपातकालीन दूर संचार सेवा की पूर्ति की का उद्देश्य, मतलब हम जो दूर संचार है, मतलब आपातकालीन स्थिति में अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे संदेश पहुंचाना है, तो हम इसकी मदद, एप्पल की मदद से संदेश वाहन कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। फिर है इनसेट बी, इनसेट ए बी 1B। इसकी शुरुआत की गई थी 1983 में। और अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। तो ये जो उपग्रह है, इसका उपयोग खासकर किसके लिए किया गया था? जलवायु अनुमान बताने के लिए। इसी के साथ साथ ये जब इनसेट 1B की शुरुआत की गई, तब अंतरिक्ष विभाग क्षेत्रों में क्रांति हो गई, क्योंकि इसकी मदद से, इनसेट 1B की मदद से बहुत सारा जो कार्य था उसमें सहूलियत हमें मिलने लग गई। अब जैसे यहाँ पे 207 आकाशवाणी केंद्र जोड़े गए। इस इनसेट 1B की मदद से 200 आकाशवाणी केंद्र जोड़े गए। साथ ही साथ जहाज और विमान के आपातग्रस्तों की खोज एवं बचाव, मतलब जहाज और विमान जब उड़ेंगे, जब यात्रा करते हैं, तो उस समय उन्हें कौन सी तकलीफ हो सकती है, कौन सी समस्या आ सकती है, तो उससे हम पहले ही जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है, तो उससे किस तरीके से बचाव किया जाएगा, इसका अनुमान लगाया गया। और साथ ही साथ जलवायु का पूर्व अनुमान कि कैसी जलवायु होगी, ठंडी, गर्मी, बरसात या कुछ मुसीबत आने वाली है, तो इसका पूर्व अनुमान लगाने में इसकी मदद मिली। और तूफान की खोज एवं समीक्षा, टेलीमेडिसिन और शैक्षिक संस्थानों के लिए मदद, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र बच्चों की टेलीमेडिसिन और तूफान की खोज, इसकी मदद से टेलीमेडिसिन मतलब ये है कि गांव-गांव में, जैसे दुर्गम भाग है जहाँ पर लोग बहुत मुश्किल से पहुंच सकते हैं, ऐसे स्थानों, ऐसे गांवों में, ऐसे क्षेत्रों में औषधोपचार तथा डॉक्टरों की सलाह मुहैया कराना इस इनसेट 1B की मदद से कारगर सिद्ध हुआ। फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये जो है इनसेट 1B, जो ग्रामीण और छोटे गांव थे, उनके जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बड़े शहरों के सुपर स्पेशलिटी सेवा वाले रुग्णालय, मतलब अस्पतालों से इसका कनेक्शन किया गया, ताकि बातचीत के द्वारा उन्हें सलाह मशवरा मिल सके। समझ में आया बच्चों?
फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेल प्रौद्योगिकी की प्रगति किस प्रकार से हुई। पहले तो हमने देखा कि उपग्रह में किस तरीके से प्रगति की गई। शुरुआत में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसरो 1963 में ही देखो किस तरीके से रॉकेट लॉन्चिंग के लिए लिया जा रहा है और किस तरीके से अब बढ़ोतरी होकर, अब विकास होकर 2019 में पूरा चित्र यह बदल चुका है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत तरीके से हम लोग ने विकास किया है। तो हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी की प्रगति किस प्रकार हुई। तो सबसे पहले रेल इंजन का निर्माण करने वाला चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क कारखाना यह बंगाल के बड़तवान जिले के चित्तरंजन में स्थापित किया गया। तो ये जो कारखाना है रेल उत्पादन मतलब जो भी इंजन है, रेल में जो इंजन लगते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से की गई इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह बंगाल के चित्तरंजन में रेल इंजन निर्माण का कारखाना बनाया गया। जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग इंजनों का चित्र यहाँ पर है। यहाँ पर तो इस कारखाने में विद्युत, वाष्प, डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण किए जाने लगे। मतलब अलग अलग तरीके से कोई कोई वाष्प पर चलने वाले होते, कोई कोई डीजल पर चलने वाले इंजन होते। तो इस तरीके से इस कारखाने में अलग अलग इंजनों का उत्पादन किया गया। और साथ ही साथ वाराणसी के लोकोमोटिव वर्क में प्रथम डीजल इंजन का निर्माण भी किया गया। यहाँ तैयार किए गए इंजनों का निर्यात श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, तंजानिया आदि में किया जाने लगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले भारत ऐसा देश था कि आयात करता था, परंतु धीरे धीरे इस विकास की स्थिति में भारत ने भी निर्यात करना शुरू कर दिया और भारत से बने हुए इंजन ये दूसरे देशों जैसे श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश, तंजानिया आदि देशों में भी इसका निर्यात किया जाने लगा। फिर 1984 में दिल्ली में सबसे पहले संगणकीकृत आरक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई। मतलब जैसे टिकट के लिए रिजर्वेशन किया जाता है तो उस तरीके से भारत में दिल्ली में 1984 में फर्स्ट रिजर्वेशन आरक्षण की सुविधा की शुरुआत की गई और 1984 में ही सबसे पहले भारत में मेट्रो रेल का आरंभ किया गया। फिर हम देखेंगे बच्चों की किस तरीके से टेलेक्स सेवा जैसे अब मैसेज जो हम मैसेज आज एक सेकंड के अंदर ही बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। उसकी शुरुआती दौर पर किस तरीके से मैसेज या जो भी संदेश होते थे वो किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था वो हम देखने वाले हैं। तो टेलेक्स सेवा ये क्या है सबसे पहले हम वो देखते हैं। शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली टेलेक्स सेवा 1963 में शुरू हुई। 1963 में इसकी शुरुआत की गई। देश के एक भाग से दूसरे भाग में शीघ्र गति से टंक मुद्रित स्वरूप में संदेश वहन करने वाली यह टेलेक्स सेवा है। टंक मुद्रित मतलब छपी हुई। टेलेक्स सेवा देवनागरी लिपि में 1969 पहली बार दिल्ली में आरंभ हुआ। 1990 के बाद इंटरनेट सेवा आरंभ हुई और इसके बाद टेलेक्स सेवा का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया। तो अब ये टेलेक्स सेवा है क्या? यह मुद्रित संदेशों का आदान प्रदान की आधुनिक व्यवस्था है। इसमें व्यवस्था थी क्योंकि यह व्यवस्था अब बंद हो चुकी है टेलेक्स सेवा। इसमें विभिन्न टेलीप्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को टेलीफोन से जोड़कर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। टेलेक्स नेटवर्क में टेलीफोन द्वारा वांछित नंबर डायल कर दो टेलेक्स मशीनों को आपस में जोड़ा जाता था तथा मुद्रित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। इस सेवा का आरंभ 1963 में किया गया था। तो इस तरीके से दो टेलीफोन नंबर के द्वारा इन दोनों मशीनों को जोड़ा जाता था और मुद्रित मतलब छपी हुई रूप से हमें संदेश प्राप्त होता था। तो हम यहाँ देख सकते अब हम पढ़ेंगे दूरसंचार केंद्र में किस तरीके से विकास किया है भारत ने। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह की सहायता से देश के अंतर्गत दूरसंचार सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव है। इसके लिए उपग्रह पर संदेश भेजने के लिए तथा
उपग्रह से संदेश ग्रहण करने मतलब भेजने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक देशांतर्गत डोमेस्टिक उपग्रह दूरसंचार भूकेंद्र वर्ष 1967 में अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा में खड़ा किया गया। तो फर्स्ट जो टावर था, जो ये उपग्रही दूरसंचार केंद्र है, इसकी शुरुआत की गई थी 1967 में। उपग्रह की सहायता से संदेश भेजना और प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इस केंद्र के स्थापित किए जाने के कारण भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को भूकेंद्र स्थापित करना और उसका प्रशिक्षण देना सुलभ हो गया। भारत वर्ष 1970 में पुणे के पास आरवी के अंतर्देशीय दूरसंचार सेवा के लिए सुसज्जित भू केंद्र स्थापित किया गया। जैसे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह की मदद से ट्रांसमीटर और रिसीवर मतलब ये पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा ऊपर उठकर इस कृत्रिम उपग्रह की मदद से ट्रांसमीटर और रिसीवर की मदद से संदेश ग्रहण भी किया जा सकता है और संदेश भेजा भी जा सकता है। तो इस तरीके से ये इस दूरसंचार केंद्र की शुरुआत की गई, जो कि कहाँ की गई थी? सबसे पहले अहमदाबाद के निकट जोधपुर टेकरा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर एक चीज से किस तरीके से हम विकास करते हुए आ रहे हैं। फिर है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिन कोड। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम देखें तो कोई की पत्र, अब पत्र हम किस, क्योंकि नाम तो बहुत सारे जनों के एक ही जैसे होते हैं, तो हम किस तरीके से उस जगह पर अपना संदेश भेज सकते हैं, इसके लिए पिन कोड की मदद से इस पद्धति की शुरुआत की गई। 15 अगस्त 1972 से भारतीय डाक व तार विभाग ने देश में 6 अंकीय पोस्टल इंडेक्स कोड, जो कि पिन कोड पद्धति की शुरुआत की। डाक वितरण की कार्य क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। मतलब पहले तो आप सब मोबाइल के द्वारा संदेश इधर से उधर भेजा जा सकता है, पर शुरुआती दौर पे तो हम लोग सिर्फ पिन कोड की मदद से ही अपना संदेश या अपने पत्र या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे। तो यहाँ पे इस पद्धति द्वारा डाक वितरण की कार्य क्षमता को बढ़ाना था, यह इसका एकमात्र उद्देश्य था। 6 अंकों के पिन कोड का पहला अंक मुख्य विभाग दर्शाता है, दूसरा अंक उप विभाग तथा शेष 3 अंक यह स्थानीय डाकघर का स्थान दर्शाता है। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए 40, 41, 42, 43, 44 ये अंक या पहले 2 अंक है। 1986 में डाक को शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट की सेवा भी शुरू की गई है, जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें वो मौजूद कि हम लोग जो भी हमारा डाक है या जो भी हमारा संदेश है, जो भी हमारा पत्र है, वो इस पिन कोड की मदद एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ दिनों के अंतराल में ही वो हमारा संदेश पहुंच जाता था। तो इस तरीके से पिन कोड को 6 अंकों से जोड़ा गया। पहले अंक मुख्य विभाग दर्शाते हैं, दूसरा अंक उप विभाग, तीसरा अंक स्थानीय डाकघर को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिन कोड है, अब ये जो पहला जो 2 अंक है, जैसे यहाँ पर अंक दिया हुआ है बच्चों 456001, तो 45 पहले 2 अंक जो 45 है वो क्या दर्शा रहे हैं? राज्य। फिर दूसरा जो अंक है वो जिला दर्शाता है, फिर उसी के बाद शहर दर्शाता है, और अंतिम जो अंक है वो डाकघर का पता दर्शाता है, जो नंबर के हिसाब से दिया गया है। तो उस एड्रेस पे इन अंकों के माध्यम से, इस पद्धति के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो संदेश, वो पत्र भारतीय डाक की मदद से पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आईएसडी। आईएसडी क्या है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ये आईएसडी, इसकी शुरुआत 1972 में मुंबई में ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस की स्थापना कर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा की व्यवस्था करने का काम शुरू हुआ। वर्ष
1976 में मुंबई तथा लंदन इन दो शहरों के बीच सीधे दूरदर्शन संपर्क साधने वाली आईएसडी सेवा की प्रारंभ की गई। मतलब भारत से तथा दूसरे देशों में हम इस की मदद से बात कर सकते हैं आईएसडी की मदद से। दूरध्वनि की तरह ही टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, रेडियो छायाचित्र जैसी सेवा प्रारंभ हुई। विदेश संचार निगम बीएसएनएल ने 1990 में इंटरनेट की शुरुआत की। तो 1990 में बीएसएनएल कंपनी द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई और धीरे धीरे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल की मदद से भी शुरुआती दौर पर बड़े बड़े शहरों पर संचार सेवा के लिए टेलीफोन यह मुहैया कराया गया। अब तो हम देख सकते हैं कि हम टेलीफोन मोबाइल की मदद से दूसरे देशों में आसानी से संपर्क साध सकते हैं। तो ये सब विकास का ही एक दौर है जो कि हम देख सकते हैं कि मिनटों में हमारा संदेश, सेकेंडों में हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि मोबाइल मोबाइल क्या है, सबको पता है। मोबाइल की मदद से ही आज हम ये कोरोना काल में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने में सफल हुए हैं। तो हम लोग इसका भी इतिहास देखेंगे। तो ये 22 अगस्त 1994 को भारत में मोबाइल सेवा का आरंभ हुआ था। प्रारंभ में ये सेवा बहुत ही ज्यादा महंगी थी क्योंकि पहला जो हैंडसेट था, मोबाइल था, वो 45,000 का था और उसकी कॉल रेट जो थी वो 17 रुपए प्रति मिनट थी। तो पहले हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले जो मोबाइल थे वो महंगे थे और अब देख सकते हैं तो हम इनकमिंग और आउटगोइंग भी फ्री हो चुका है। परंतु ये पहले नहीं था क्योंकि पहले ये बहुत ही महंगा था क्योंकि इसकी जो कॉल रेट था वो 17 रुपए प्रति मिनट था। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा महंगा था उस समय। परंतु समय के साथ विकास के चलते ही हम घर बैठे ही मुफ्त में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि बीएसएनएल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, इन्होंने किस तरीके से विकास किया है और दूरसंचार की पुनर्रचना की गई। मोबाइल बने उसके बाद भी उनमें बहुत सारा विकास किया गया, बहुत सारे सुधार किए गए और 2000 में दूरसंचार रची गई और साथ ही साथ इसमें ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई और इसी के साथ साथ दूरध्वनि सेवा के साथ सेलुलर फोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सेवा को भी उपलब्ध कराया गया ताकि लोग इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सके। फिर हम देखेंगे कि ओएनजीसी जो कि है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसमें किस तरीके से विकास किया गया, सुधार किया गया। तो सबसे पहले हम ऑयल एंड नेचुरल गैस के बारे में जानकारी देखेंगे। खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करना, उनके उत्पादनों को बढ़ाने के लिए 1956 में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी की स्थापना की गई। इसकी शुरुआत कहाँ की गई बच्चों? तो असम के डिगबोई में खनिज तेल के तथा गुजरात के अंकलेश्वर में प्राकृतिक गैस के भंडार यह हमें देखने के लिए मिले या खोजा गया। तो अब इसका उद्देश्य क्या था कि ओएनजीसी की शुरुआत क्यों की गई? तो खनिज तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों को खोजना और उसके उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य रूप से लक्ष्य था। और खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जो कि ओएनजीसी है, उन्होंने 1974 में सागर सम्राट इस ड्रिल शिप सागरिक छिद्रण यंत्र द्वारा बॉम्बे हाई परिसर में रूस अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से तेल के कुएं की खुदाई भी शुरू की ताकि भारत में तेल उत्पादन का कार्य बढ़ाया जा सके। इसके बाद इस क्षेत्र में 8,500 से भी ज्यादा अधिक तेल के कुएं और प्राकृतिक गैस के 33 कुएं खोदे गए। इस कारण भारत के
खनिज तेलों के उत्पादनों में इस क्षेत्र का हिस्सा कुल 38% तक पहुंच गया। देश के खनिज तेलों की कुल आवश्यकताओं में से 14% आवश्यकता इस क्षेत्र के कारण पूरी हुई। तो मतलब हम देख सकते हैं कि ओएनजीसी की मदद से ही भारत में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के इतने सारे कुएं खोदे गए, इतने सारे खोज की गई ताकि भारत में भी इसका उत्पादन बढ़ सके। फिर हम देखेंगे बच्चों की ट्रेन, लोकल ट्रेन और कोकण ट्रेन जो सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, उसमें कौन कौन सी, जैसे हम देख सकते हैं कि हमने ने इंजन बनाया भारत में ही, और साथ ही साथ आयात करने वाला भारत या निर्यात भी करने लग गया और दूसरे देशों में भेजने लगा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कोकण रेल की भी शुरुआत हुई। रेल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस तरीके से भारत ने अपना योगदान दिया है। तो रेल और प्रौद्योगिकी, आधुनिक भारत के इतिहास में रेल द्वारा अंगीकार किए गए प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रेल यात्रा की आरक्षण की व्यवस्था में कार्यक्षमता, अचूकता और सूत्रबद्धता आई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारा सुधार किया गया। अब कोकण रेल जो कि 1998 में 4 राज्यों को जोड़ने वाला 760 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग शुरू हुआ। जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों की कोकण रेल जो कि मुंबई से लेकर मैंगलोर तक इस तरीके से पूरे रास्ते इनको जोड़ा गया है रेल के माध्यम से। तो यह इस रेल मार्ग में कुल 12 सुरंगें और 179 बड़े पुल तथा 1819 छोटे पुल है। तो इस तरीके से मिलकर पूरे रास्ते किस प्रकार कोकण रेल के रास्ते पर जाने के लिए हमें ये सारी सुरंगें और बड़े पुल, छोटे पुल यह देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसकी शुरुआत ये ज्यादातर किन किन राज्यों को जोड़ रहा है, तो गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को यह जोड़ने वाला पहला रेल मार्ग शुरू किया गया था। और यहाँ पर शरावती नदी पर 2065 सबसे बड़ा पुल है। और साथ ही साथ भूस्खलन होने वाले मार्ग पर इंजनों में सेंसर्स भी बिठाए गए, जहां पर जमीन धंसने की आशंका है वैसे स्थानों पर इंजनों पर सेंसर बिठाए गए। इसकी मदद से क्या होता है बच्चों की उन्हें पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाली है या कोई दुर्घटना ऐसी घटित होने वाली है। तो इस वजह से वहां पर सेंसर लगाया गया इंजनों में ताकि जो दुर्घटना है उसको भाप लिया जाए और उससे बचाव भी किया जा सके। तो ये हम देख सकते हैं कि जो कोकण रेल है ये मुख्यतः 4 स्थानों को, 4 राज्यों को जोड़ा जाता है, जो कि है गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों को जोड़ने वाला कोकण रेल यह पहला रेल मार्ग है जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। और इसी के साथ साथ इस प्रकार भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार उन्नति की है, नए नए शोधाविष्कार किए हैं। भारत 21वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत ने प्रौद्योगिकी के का उपयोग विश्व में शांति स्थापना करने के लिए ही किया है। भारत 21वीं शताब्दी में अग्रसर होने के उद्देश्य से यह सारे कार्य कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि पहले प्रक्षेपणास्त्र किस तरीके से थे, फिर इसरो की मदद से किस तरीके से उपग्रह भेजे गए, फिर टेलेक्स सेवा पढ़ा हमने, उपग्रही दूरसंचार टेलेक्स सेवा बंद होने के बाद किस तरीके से मोबाइल फोन आया, इंटरनेट आया, पिन कोड आने के बाद किस तरीके से आईएसडी, एसटीडी ये सारे कॉल किए गए, बीएसएनएल की मदद से ब्रॉडबैंड सेवा, इंटरनेट सेवा, सेल्युलर फोन। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत यह निरंतर विकास ही करते आ रहा है। तो हम यहाँ पर इस पार्ट के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। अगर बच्चों आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो